नेकर ट्यूनिंग अप राइट बैक विद दिस अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साइंस 1 के जितने भी सारे इंपॉर्टेंस हैं मैंने इस पीडीएफ के थ्रू ही आपको दिया है। ये पीडीएफ महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा ही हम लोग को मिला गया है, तो हम लोग ने इसके सारे क्वेश्चंस को क्या किया है, एवेल्युएट किया है, चेक किया है, एनालाइज करके इसके आंसर्स को यहाँ पर बनाया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में है। देखा आपने कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी को छोड़ के बाकी सारे पेपर आपके स्टैंडर्ड पेपर आए हैं। और बात करूँ अगर मैं ज्योमेट्री की, तो वहाँ पे इतना वर्ड प्ले हुआ है कि आपको पता ही रहेगा कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कितना घुमा फिरा के पूछा गया है। राइट, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि साइंस 1, साइंस 2 जो मेरे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसके वजह से मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है, और वो पूरी जो आपको तरीके से मुझे आपको जो बताना है कि यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, वो मिस आउट हो जाए। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि इसी पीडीएफ को हम लोग पूरा चलेंगे, समझेंगे और इसको आगे लेकर चलेंगे। एम आई क्लियर? तो यहाँ पर मेरे को एक सेकेंड सिर्फ देख लेने दीजिए कि मेरा यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो गया है क्या नहीं। थैंक यू सो मच, एवरीबॉडी इज़ हियर। तेजस, स्केच संडे, डॉन गेमर, everyone is here. I'm thankful that everybody is commenting. Let me just know तेजस एंड डॉन गेमर कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही बराबर। Alright, if you are able to hear me, please put a thumbs up. Okay. Thank you Don Gamer for appreciation. Thanks. You made my morning. Are you able to hear me? Am I audible? Please confirm. Alright, so I'm waiting. Alright, I got the thumbs up. I'll move on with the explanation. Alright, चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला तो हमारे जो MCQ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, इफ r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स then the gravitational force between them changes as 1/r²। ये आपको पता रहना चाहिए। इसका आंसर क्या है? इफ r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अगर r डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज होगा दोनों के बीच में? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 1/r²। ध्यान रखना ये। ऑलराइट चैंपियंस, कल को अगर पेपर साइंस का टफ भी आता है तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है चैंपियंस। आपकी स्पिरिट, आपके कॉन्फिडेंस को रेज करने के लिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आज और कल में, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये साइंस 1 और साइंस 2 का पेपर आपका बिल्कुल हार्ड जाए, क्योंकि साइंस 1 और साइंस 2 को लेकर ना पर्सनली मेरे दिल में एक बहुत बड़ा ग्रज है। आई विल शेयर इट विथ यू कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी रिगार्डिंग साइंस, एंड मेरे लाइफ में ये साइंस ने किस तरीके से एक चेंजेस लेके आया है। आई डेफिनेटली शेयर द स्टोरी ऑफ माइंड विथ यू, and hence why science is a subject I love it. I teach it with all of my enthusiasm, and which is what you will be finding it over here. All right, the SI unit of weight is, देखो SI unit वाला क्वेश्चन जो है ये आपको वेट में भी पूछा जा सकता है और मास में भी पूछा जा सकता है। तो SI यूनिट है न्यूटन। ऑलराइट, डाइन जो है ये CGS यूनिट है। उसी तरीके से मास का SI यूनिट जो है kg है और CGS यूनिट ग्राम है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं इन लोग को रब कर देता हूँ। मेन आंसर आपका क्या है? SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल डैश इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एरियाज। मैंने कल टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंस में भी वीडियो में आपको बताया था चैम्पियंस, राइट, कि आपको एक बात ध्यान रखना है मेरी, कि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगा, जो टेक्स्ट बुक में मैंने इंपॉर्टेंस मार्क करके दिया है उससे आप बेटर स्कोर नहीं कर पाओगे। कल को साइंस का पेपर ट्विस्ट होके आएगा तो वो सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प आउट करेंगे। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, दो चीज़ है यहाँ पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे भी डिपेंड करती है और रेडियस पे भी डिपेंड करती है। क्योंकि क्वेश्चन में मास नहीं दिया है तो आप रेडियस को मार्क करोगे। क्या पता अगर क्वेश्चन में मास एंड रेडियस दोनों दिया हो कल, तो आपको लिखना है बोथ ऑफ दी अबाउ। ऑलराइट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज व्हाट?
तो यहाँ पर आपको लिखना है Gmm/r²। ऑलराइट, बट ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये स्मॉल m से भी आप स्टार्ट करोगे, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा देते हैं उन लोग आपको, तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ये भी करेक्ट आंसर है। मैंने इसके लिए यहाँ पे PDF को बनाने के लिए ना 1 घंटा पूरा लगाया ये वाला, कि मेरे को आपको वर्ड टू वर्ड हर एक चीज़ चैप्टर नंबर 1 की बताना है। 5 मार्क्स विद ऑप्शन ये चैप्टर है, मैं नहीं चाहता हूँ आपका 1 मार्क्स भी जाए। ऑलराइट, वैल्यू ऑफ G डैश एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ G इंक्रीजेस। ऑलराइट, ये बात ध्यान रखना है आपको। ग्रेटर टू द वैल्यू ऑफ 9.83 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। वैल्यू ऑफ G जब आप पोल्स के नज़दीक जाओगे तो क्या रहेगी, 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ G जैसे आप इक्वेटर से पोल के तरफ जाओगे, ये बात ध्यान रखना है आपको कि वो इंक्रीज़ होता है। क्या होता है, इंक्रीज़। ऑलराइट, क्यों होता है, क्योंकि रेडियस कम हो जाता है। राइट, इसके लिए वैल्यू ऑफ G बढ़ जाता है। ये आपको रीज़न आगे जाके मैं गिव रीज़न में समझाने वाला हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल अर्थ एंड अपॉन ग्रेविटेशनल मून इज 1/6 इज व्हाट, 1/6 टाइम्स। ऑलराइट, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। पहले हम लोग देखते हैं कि MCQ फॉर्म में क्या है क्वेश्चन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन पोल इज मैक्सिमम, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन पोल इज मैक्सिमम, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन पोल इज मैक्सिमम। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा आंसर। क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में ऐसा आ सकता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन पोल इज मैक्सिमम देन ऑन इक्वेटर, आंसर ट्रू रहेगा। पर अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इक्वेटर इज मैक्सिमम देन ऑन द पोल्स, आंसर फॉल्स रहेगा। क्यों, क्योंकि पोल्स पे रेडियस कम होता है एंड इक्वेटर पे रेडियस इज अ स्लाइटली बिगर। अंडरस्टूड और नॉट। देन SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, SI unit of mass is kilogram, SI unit of weight is what? Come on, tell me fast. SI unit of weight is Newton, CGS unit of weight is Dyne, SI unit of mass is kilogram, CGS unit of mass is gram। समझ में आ गया, ये आपको पता रहना चाहिए। If the radius of the earth is halved of its initial value with the mass remains the same, then the weight of the body will be dash, will be quartet। क्वार्टेट का मतलब आपको पता रहना चाहिए 4 टाइम्स। क्वार्टेट का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स। कल को अगर ये ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसी के साथ में हमारे MCQs खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको देखता हूँ आप लोगों ने कमेंट्स क्या किया है। येस सर, यू आर ऑडिबल। हर्ष मिश्रा, हाय, हाउ आर यू हर्ष। देन फातिमा भुरानिया, आप तो महान हो। थैंक यू फातिमा। नेक्स्ट वी हैव कंचन कोहली, हाय कंचन, गुड मॉर्निंग। लेजेंड, हेलो सर, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 में ड्रॉ किया है पर्स और एंगल, कैन वी जस्ट स्किप द ज्योमेट्री पार्ट राइट नाउ। सर एक डाउट है। नैन्सी प्लीज़ गो फॉरवर्ड एंड आस्क मी द डाउट। ज्योमेट्री के पेपर में सारे ऑप्शन अटेम्प्ट किए और फर्स्ट का डाउट, प्लीज़ कीप ज्योमेट्री अहेड, आप नो अपार्ट फ्रॉम दिस साइंस वन थिंग। चैप्टर नंबर 8, 9, 6, 7 ले लो ना प्लीज़। मे बी टुमारो आई टेक दिस चैप्टर्स, आई विल गो इन सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 के। ऑलराइट, देन वी हैव मार्क्सिस्ट का भी एक क्वेश्चन है, प्लीज़ बता दीजिए आपका क्वेश्चन क्या है। लाइक कर लीजिए वीडियो को, आप लोग सब लोग देखो इतने सारे जन वॉच कर रहे हैं वीडियोस को, 41 लोग, बट आपने लाइक ही नहीं किया है अब तक का। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए ना चैम्पियंस। आई गेस आपने कल रात में अच्छे से पढ़ा होगा, और अभी अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ में पढ़ सकते हो। यहाँ पर write the SI unit and CGS unit of gravitational constant. SI unit of gravitational constant is Newton into meter square upon kg. CGS unit is Dyne into centimeter square upon g, that is gram. ये आपको पता रहना चाहिए बराबर से। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg, Dyne into centimeter square upon gram. SI and CGS unit of gravitational constant. Due to which force planet revolve around the sun? Centripetal force। कौन सा फोर्स है, centripetal force। Alright, due to which force the planet revolves around the sun? It is centripetal force। 1 minute, there's a confusion here। Due to which force planet revolves around the sun? Maybe answer will be gravitational force, let me just check it। Due to which force planet revolves around the sun? Yes,
आई एम सो सॉरी। देखा, मैंने बोला ना आपको कन्फ्यूजन है यहाँ पर, और मेरा कन्फ्यूजन जो था वो राइट निकला, मेरा सस्पिशन जो था वो राइट निकला। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द आंसर। आई एम सॉरी, प्लीज़ करेक्ट इट एवरीवन चैंपियंस। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से सन के आजू बाजू में सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। अगर मून घूमता है अर्थ के आजू बाजू में तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा। अगर मून घूमता है अर्थ के आजू बाजू में तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा। पर जब प्लैनेट्स घूमते हैं सन के आजू बाजू में उसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, रिवॉल्व करेंगे तो। राइट, ट्रू और फॉल्स? वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फॉल्स। Value of g changes from place to place. No, it is gravitational constant. Understood? The value of g goes on increasing, decreasing with the depth of the earth. False. तो आपको पता है कि वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज नहीं होता है, जैसे जैसे आप डीप में जाओगे d इज इक्वल टू ज़ीरो होते जाएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। यस और नो? आपको पता है d इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो वो डिक्रीज होते जाएगा। ऑलराइट, चलिए देखते हैं मास द कॉलम। मास का kg है, कौन सा यूनिट? SI यूनिट, और यहाँ पे मेजर ऑफ इनर्शिया है। वैसे ही वेट का न्यूटन है, और यहाँ पे है डिपेंड्स ऑन हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ज़ीरो एट द सेंटर है। ऑलराइट, ये आपको पता रहना चाहिए। मास का क्या है? kg। वेट का वेट का SI यूनिट है न्यूटन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो रहती है सेंटर पे। वेट डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, और मास डिपेंड करता है इनर्शिया। माय क्लियर? अभी यहाँ पे गिव साइंटिफिक रीज़न है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफ मास एंड वेट के 2 पॉइंट लिखना है हम लोग को। चलिए देख लेते हैं 2 पॉइंट क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट के। द मास ऑफ द बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। येस और नो? उसी तरीके से द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स इन विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। इसको आपको दोनों को मर्ज करके एक ही पॉइंट में लिखना है। सेकेंड वाला जो पॉइंट है, इट हैज़ मास हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वेट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 2 पॉइंट आपने लिख दिया इधर पे। फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं आंसर की तरफ। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कॉन्स्टेंट। अब इसका जो थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा वो ये रहेगा। थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे एज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हेंस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। समझ में आ गया? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, हर जगह बदल रहा है, तो वेट भी क्या होएगा आपका, बदलेगा हर जगह। एम आई क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है मैंने इसको मार्क कर दिया है क्रॉस। इतना वियर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। Suppose if the value of g suddenly becomes twice its value, it will become 2 times more difficult to pull the heavy object along the floor. अगर g का वैल्यू 2 गुना बढ़ जाता है तो कोई चीज़ को ज़मीन से उठाना 2 टाइम और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और क्यों ऐसा होगा चलिए बताइए। तो हम लोग क्वेश्चन ही पूरा लिखेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ g सडनली बिकम ट्वाइस इट्स वैल्यू, तो आंसर रहेगा द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम डबल। वैल्यू ऑफ जी डबल हुआ तो वेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहला पॉइंट आप लिखोगे एग्जाम में चैंपियन, सेम टू सेम। येस और नो? येस। नेक्स्ट, सेकेंड इज दस द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन विल ऑल्सो डबल। फिर फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, उठाने के लिए उसको डबल हो जाएगा। हेंस यहाँ पर ये आपको क्या लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। एम आई क्लियर चैंपियंस? ये समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट पीडीएफ में से देखना है। मैंने आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के 2 पॉइंट जस्ट अभी पढ़ाया मास एंड वेट के। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इट डज़ नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो है प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, बट वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यस, इट कैन नेवर बी ज़ीरो। इट इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट्स SI यूनिट इज़ किलोग्राम। इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन। यस, आप चाहे तो एक और एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। CGS यूनिट इज ग्राम। 6 पॉइंट यहाँ पे लिखोगे। इट्स CGS यूनिट इज डायन।
ऑलराइट, इट्स CGS यूनिट इज डाइन, वेट का CGS यूनिट डाइन है। क्या पता कल ये आंसर आपको 1 मार्क के लिए आ जाए, आपको प्लीज़ मेक श्योर करना है कि आप इसको लिखो अच्छे से। ऑलराइट, देन वी हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आने वाले हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट चैप्टर है और 10th चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर अगर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो तो इट्स ऑल राइट। अगर आपने उसको पूरा साल नहीं पढ़ा है और अगर आप चाह रहे हो कि मैं लास्ट 2 दिन में पढ़ूँ, तो आप बिल्कुल भी उसके ऊपर अपना सर फोड़ी मत करिए। आपको न्यूमेरिकल्स में बता दूँ 6-7 चैप्टर में से भी आ सकते हैं, 5th चैप्टर हीट में से भी आ सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम 4th चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट में से भी आ सकते हैं। ये चारों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली इजी है फर्स्ट और लास्ट चैप्टर के बेसिस पे मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूँ ये ईजीएस्ट है, इसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द क्वेश्चन इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg, मास 5 kg है और वेट 49 न्यूटन है। इफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी क्या है मून का 1/6 है, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो वेट का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट हम लोग को ऐसा लिखना है ma, w इज इक्वल टू ma शॉर्ट फॉर्म। w हम लोग को पता है 49 न्यूटन दिया है, मास हम लोग को पता है 5 दिया है, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया ही नहीं है, तो उसको हम लोगों ने वैसे का वैसे ही लिख दिया। 49 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा। कितना मिलेगा, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। एम आई क्लियर? आगे जाते हैं। नाउ एक्सेलरेशन ऑन मून। मून पर एक्सेलरेशन क्या है 1/6 इंटू 9.8। ऑलराइट, यहाँ पे 1/6 ये अपना यूनिट आपको याद है ना, मैंने ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया था अभी जस्ट ऊपर, इज इक्वल टू 1.6333। यस, अब वेट ऑन मून आपको क्या करने का है, वेट को आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। जो आपको जी का वैल्यू मिला है ना, वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। किधर गया ये w, यस ये वाले इक्वेशन में w इज इक्वल टू ma। आई एम सो सॉरी, मेरा किधर गया रेड पेन, यस। तो 49 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू जी, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1.6333, हम लोग को मिल जाएगा आंसर 8.1665 n। ऑलराइट, यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ऑल्सो लिख के आपको ये वाला ढूंढना है स्टेप, एंड इससे आपका आंसर क्लियर है इधर पे। नाउ एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी, केपलर्स लॉ, डिफाइन द फॉलोइंग। और जो नीचे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है ये हम लोग करने वाले हैं कहाँ से, PDF आंसर के। ऑलराइट, आंसर के PDF से करने वाले हैं। पहले उसके पहले मैं आपको ये 2 क्वेश्चंस बता दूँ। राइट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम। ऑलराइट, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होगा उसके मीडियम पे। ऑलराइट, देन विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अगर अर्थ घूम रहा है सन के आजू बाजू में, तो हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। एंड लाइक अ गुड स्टूडेंट आपको पूरा आंसर लिखना है, फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। आई होप आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया रहेगा यहाँ पे। एंड इसी के थ्रू आप क्या करोगे, आगे वाले आंसर्स मेरे साथ में PDF में देखोगे। उसके पहले मैं आपको PDF में कुछ पढ़ाऊँ, मेरे को एक बार ही चेक कर लीजिए आपका कमेंट्स क्या आया है। यस, स्ट्रीम फिनिश कैसे हो गया, देयर इज समथिंग रॉन्ग, 1 मिनट। हाँ, कुछ हुआ इधर पे, स्ट्रीम फिनिश हो गया मेरे ख्याल से, पुअर नेटवर्क के वजह से हो गया रहेगा। Alright, there was some problem here. Let me just get across it first. Kepler's first law. पहले मैं यहाँ पर आपको PDF में पढ़ा देता हूँ और उसके बाद में देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। There is no worry. अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मतलब कि आप कुछ ना कुछ सही कर रहे हो। ऑलराइट, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर आपने क्या खाक कुछ किया।
चलिए देखते हैं क्या है। एंड प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आपके फेस पे एक बहुत ही प्लीजेंट स्माइल होना चाहिए। यू शुड बी थैंकफुल कि प्रॉब्लम मुझे हुई है और उसको डील करने के तरीके मुझे ही मिलने वाले हैं। एंड ये प्रॉब्लम क्योंकि मुझे हुई है तो आगे जाके अगर मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी और के साथ होती है या मेरे साथ में होती है तो आई नो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। So every problem is just a new way to learn new things. Alright, चलिए केपलर का फर्स्ट लॉ है। केपलर्स के तीनों लॉ आएंगे एग्जाम में तो आपके लिए वो चांदी ही चांदी हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर केपलर का ये जो डायग्राम है इसको प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना वन टाइम। ऑलराइट, वन टाइम प्रैक्टिस ऐसा करना कि आपने एक बार देख लिया है और बना रहे हो बिना देखे। ऑलराइट, द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। Now I'll not go into the detail of this, but I am telling it to you कि आपको सिर्फ मेन ये लॉ पढ़ना है, उसके अंदर का कोई भी एक्सप्लेनेशन डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बाय हार्ट दिस 3 laws, ऑलराइट, cram it. Kepler's second law, the line joining the planet and the sun sweep equal areas in equal interval of time. With this, we come on to Kepler's third law. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. These are the 3 laws of Kepler which you need to revise. If it comes an exam, it will give you the bonus. What is free fall? Define free fall. Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be falling freely. Then define free fall. Whenever an object moves under the influence of the force of the gravity alone, it is said to be falling freely. ये तो हमने अभी पढ़ा ना free fall वाला. Next we have what is escape velocity. See again this is a twisted form of question they can ask you. When a body is thrown vertically upward from the surface of the earth, एक ball throw कर रहे हो आप. Alright, the minimum initial velocity of the body for which the body is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever is called escape velocity. जितने स्पीड में आपने उसको फेंका है ऊपर, ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसा जोर का ऊपर फेंका फटाक से वो नीचे गिर जाए, नहीं, पहले उसको जाना पड़ेगा पूरा ऊपर। ऑलराइट, इसमें आपको रॉकेट के एग्जांपल्स को आपको समझना पड़ेगा। देखो रॉकेट के अंदर इतने फ्यूलिंग किया जाता है और आपको पता है लास्ट चैप्टर में आपको दिया भी है कि 1 स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, देन आफ्टर वी हैव सैटेलाइट ऑन इट। तब जाके सैटेलाइट जो है क्या हो जाती है, यस, ऑटोमेटिकली रिवॉल्व होने चालू हो जाती है in the space, right? Then we have over here what is the acceleration due to gravity. The acceleration produced in a body due to gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity. What is centripetal force? In uniform circular motion of a body, the force acting on the body is directed towards the center of the circle. This force is called centripetal force. I hope आपने वो डायग्राम देखा रहेगा जिसमें लड़की ऐसा घुमा रही है, ऑलराइट, और आपने भी ऐसा किया रहेगा। और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल ये है, मून जो है अर्थ के आजू बाजू घूमता है, ऑलराइट, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल आपके दिमाग में आपको बैठा रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में अगर ये आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स तो आप लिख सकते हो, ऑलराइट, रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ऑलराइट, रेवोल्यूशन, एग्जाम्पल में आप लिखोगे रेवोल्यूशन ऑफ द मून around the earth. Am I clear? Champions, with this we are done with the first chapter and I am putting this video right on the channel. If in recording you have got any problem, I'm so sorry, and if you have not liked the video, please like it. Thank you. Until we meet, all the best.